चलिए फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू किया जाए। कल 85 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, आज 86 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। ये पूछ रहा है कि भारत के अवसंरचना क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रेलवे की लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए इसे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, किसके बारे में? भारतीय रेलवे के बारे में। तो भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले पे आता है अमेरिका, दूसरे पर आता है रूस, तीसरे पे आता है चाइना अर्थात चीन, और चौथे पे कौन आता है? भारत आता है। ठीक है। अगर देखेंगे भारत में रेलवे रेलवे पटरियों की कुल लंबाई तो कितना है? 1,26,336 किलोमीटर है। कितनी है? 1,26,336 किलोमीटर है। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से यह विश्व के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में आता है, जिनमें पहले पे अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चाइना है, फिर भारत है। ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय रेल योजना लाएगा। क्या लाया गया? राष्ट्रीय रेल योजना लाएगा। ठीक। तो राष्ट्रीय रेल योजना का जो उद्देश्य है वो है 2050 तक रेलवे को पूरी तरह क्या कर देना? विकसित कर देना। किस आधार पर? अवसंरचना के आधार पर। ठीक है। इसी में और क्या कहा गया? इसी में कहा गया कि जो मालगाड़ियां हैं, जो मालगाड़ी राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत बता रहे, जिसमें माल रेलगाड़ी हैं जिनकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे बढ़ाकर कितना करना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो याद रखिए, तो राष्ट्रीय रेल योजना जिसको 2050 तक उसकी अवसंरचना में वृद्धि कर देना है रेलवे के। और उसी में क्या कहा गया? जो माल रेलगाड़ी है इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। ठीक। इसी में अगर हम लोग देखें तो एक कार्यक्रम चला था, एक योजना थी, मेरी सहेली। ठीक। इसी में तो रेलवे से ही एक योजना संबंधित है, इसका नाम है मेरी सहेली। मेरी सहेली जो योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? ट्रेन में महिलाओं को सुरक्षित रखना। ठीक। तो ट्रेन में यात्रा कर रही महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे के द्वारा मेरी सहेली नामक योजना चलाया गया था। ठीक। आगे चला जाए। अब इसी में देखेंगे, ये तो रेल हो गया, अब आएगा सड़क और राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, जिसे NH से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसमें देखिए, अगर तो रेलवे के बारे में तो हम लोग समझ में आएगा, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब हम लोग देखेंगे सड़क, और सड़क में क्या देखेंगे? राजमार्ग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे कहते हैं। ठीक है। तो भारत का जो सड़क नेटवर्क है, तो भारत का सड़क नेटवर्क 66.71 लाख किलोमीटर है। कितना है? तो भारत का सड़क नेटवर्क है वो 66.71 लाख किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
नेटवर्क है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो इसी सड़क नेटवर्क में अगर देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाता है। इसी में राज्य राजमार्ग आ जाता है। इसी में जिला सड़कें आती हैं। इसी में ग्रामीण सड़कें शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इन सभी को मिलाकर अगर देखेंगे तो जो नेटवर्क बनता है उसे सड़क नेटवर्क कहते हैं। तो सड़क नेटवर्क जो कि भारत का टोटल सड़क नेटवर्क 66.71 लाख किलोमीटर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सड़क नेटवर्क है। तो भारत में जो सड़क नेटवर्क है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, सड़क नेटवर्क है। ठीक है, अगर इस टोटल सड़क नेटवर्क में देखेंगे तो जो नेशनल हाईवे है, ठीक, नेशनल हाईवे है, ये केवल सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत है, 2%। ठीक, तो जो टोटल सड़क नेटवर्क जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी आता है, राज्य राजमार्ग भी आता है, जिला सड़कें भी आती है, ग्रामीण सड़कें आती हैं, सबको मिलाकर क्या बनता है, सड़क नेटवर्क बनता है। तो टोटल सड़क नेटवर्क का केवल 2% ही क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो टोटल सड़क नेटवर्क में, टोटल सड़कों में केवल 2% सड़कें ही क्या हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, किंतु इसी 2% सड़कों पर ही कुल यातायात का 40% आवागमन होता है। क्या होता है, आवागमन होता है। ठीक है, तो याद रखिए भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें शामिल होती है। तो सड़क नेटवर्क का केवल 2% भाग ही किसका है, राष्ट्रीय राजमार्ग का है। लेकिन इस 2% सड़क पर ही टोटल पॉपुलेशन का 40% पॉपुलेशन क्या करती है, आवागमन करती है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आगे हम लोग देखें इसी में तो भारत सरकार जो है वो सड़क और राजमार्ग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देता है। क्या देता है, अनुमति देता है। तो देखिए सड़क और राजमार्ग के लिए कितने प्रतिशत FDI लागू की गई, तो टोटल 100%। चलिए इसे अब देखें हम लोग, क्या था ये, तो हम लोग का क्वेश्चन कहाँ गया, ये है। चलिए अब आप लोग बताइए सही है कि गलत है। चलिए देखिए ध्यान से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि भारत के अवसंरचना क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो ये भी सही था। ठीक, अभी आप लोग देखिए चौथा, जिनमें अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत आता है। कहा था राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। नहीं, अभी बताइए कितना प्रतिशत है, 2%। लेकिन इस पर टोटल पॉपुलेशन का 40% आवागमन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए इसे देखिए, फिर इसके बारे में बताते हैं। देखिए क्या है, दिया है कि मूल्यानुसार किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है। मूल्यानुसार कर, कौन सा कर, मूल्यानुसार कर जो होता है किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जिसे कि अचल परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति। ठीक, तो अचल परिसंपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति ये जो होते ये मूल्यानुसार कर होते हैं। ये पूछा था। दूसरा वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यानुसार कर है। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन था। चलिए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए हम बताते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें जो शब्द आया वो आया मूल्यानुसार कर। कौन सा कर, मूल्यानुसार कर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है मूल्यानुसार कर। ठीक, तो इसमें याद रखिए
क्या होता है कि किसी वस्तु की आकलित मूल्य पर कर होता है। मूल्यानुसार कर क्या होता है, मान लीजिए कोई ये सामान है, ठीक, तो मानिए कोई ये है मान लीजिए एक दाल का पैकेट है, क्या है, दाल का पैकेट। तो दाल के पैकेट पर जो मूल्य निर्धारित रहेगा, मान लीजिए इसका मूल्य है 100 रुपये, तो इस 100 रुपये पर मान लीजिए जो टैक्स 2% टैक्स है, तो इसी को क्या कहते हैं, मूल्यानुसार कर कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के मूल्य पर, उस वस्तु पर जो मूल्य छपा है उसी मूल्य पर जो टैक्स पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। तो याद देखिए मूल्यानुसार कर क्या होता है, मान लीजिए दाल का पैकेट है, दाल का पैकेट अगर 100 रुपये है, तो जो उस पर मूल्य अंकित है उसी मूल्य पर जो टैक्स पड़ता है उसे क्या कहते हैं, मूल्यानुसार कर कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे आम जो मूल्यानुसार कर होता है, सबसे आम मूल्यानुसार कर, सबसे आम, सबसे सरल वो होता है संपत्ति कर। ठीक, कौन सा कर, संपत्ति कर। तो याद देखिए संपत्ति कर क्या है, तो संपत्ति कर है मूल्यानुसार कर। ठीक, ठीक है। आगे देखेंगे तो विदेश से आने वाली वस्तु पर जो आयात शुल्क होता है, तो याद देखिए विदेशी कोई वस्तु, विदेशी वस्तु, कौन सी वस्तु, विदेशी वस्तु जब भारत पर आती है तो उस पर जो आयात शुल्क लगता है, कौन सा शुल्क, आयात शुल्क, वो भी क्या है, मूल्यानुसार कर होता है। ठीक है, चलिए इसे फिर से समझाते हैं। तो ये समझिए, मान लीजिए एक पैकेट है, पैकेट का मूल्य 100 रुपये, तो इस मूल्य पर जो कर पड़ रहा है, मान लीजिए 2% कर है, टैक्स है, तो इसे क्या कहेंगे, मूल्यानुसार कर। इसमें सबसे आम कर जो होता है वो कौन सा होता है, संपत्ति कर, जो कि क्या होती है, अचल होती है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे विदेश से कोई वस्तु जब भारत में आता है, विदेशी वस्तु जब कहाँ आती है, भारत में, तो उस पर क्या लगता है, आयात शुल्क। तो ये आयात शुल्क भी क्या है, ये मूल्यानुसार शुल्क होता है। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखेंगे ध्यान से, तो जो वस्तु एवं सेवा कर होते हैं, कौन से, वस्तु एवं सेवा कर, कौन से कर, तो ये जो वस्तु एवं सेवा कर होता है जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो याद देखिए ये वही तो जीएसटी है, जैसे ही हम लोग कोई सामान लेते हैं, सामान पता चला 100 रुपये का है, तो वहीं उसका लिखा होता है कि इस पर कितने % जीएसटी है, 2% है, 5% है, 8% है। तो याद रखिए, तो वो मूल्यानुसार कर होता है वो। तो वस्तु एवं सेवा कर, तो बिल्कुल जीएसटी तो बिल्कुल कौन सा कर है, मूल्यानुसार कर है। जैसे समझने के लिए क्या है, मान लीजिए आप क्या लाने गए, मान लीजिए एक बाइक लाने गए, ठीक है। अब बाइक के मूल्य पर निर्धारित है कि कितने % जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर हम लोग क्या लेने जाए, कोई मान लीजिए सौंदर्य प्रसाधन का कोई सामान हो, क्रीम पाउडर, तो उस पर रहेगा कि 18% जीएसटी। ठीक, तो जो सामान के मूल्य के अनुसार कर लगता है उसे क्या कहते हैं, मूल्यानुसार कर। तो जीएसटी तो बिल्कुल मूल्यानुसार कर है। ठीक है, चलिए इसके देखा जाए आगे। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही था। चलिए आप देखिए और बताइए। चलिए 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन आपका। चलिए ये क्वेश्चन था, अब आप बताइए, इसमें खुद ही बताएंगे। ये है, पूछ रहा है मूल्यानुसार कर, कौन सा कर, मूल्यानुसार कर किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे अचल परिसंपत्ति, व्यक्तिगत परिसंपत्ति। बिल्कुल, जो संपत्ति होती है, संपत्ति पर तो कौन सा कर लगता है, मूल्यानुसार कर लगता है। ठीक, आगे वस्तु एवं सेवा कर मूल्यानुसार कर है, बिल्कुल अभी बताए थे, वस्तु एवं सेवा कर क्या मूल्यानुसार कर है। ठीक, चलिए आगे देखा जाए। नहीं रुक गए, एक और क्वेश्चन छूट गया है ये। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय आसूचना एकक, क्या पूछ रहा है, भारत में वित्तीय आसूचना एकक। ठीक, चलिए इसे बताते हैं हम। भारत में वित्तीय आसूचना एकक के संदर्भ में यह गृह मंत्रालय की प्रत्यक्ष
क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर एफआईयू को मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हम बताते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। आपके सामने लिखा है ये एफआईयू इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एफआईयू इंडिया। इसे वित्तीय आसूचना एकक कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय, हिंदी में क्या कहेंगे? वित्तीय आसूचना एकक। क्या कहते हैं इसे? तो इसे वित्तीय आसूचना एकक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वित्तीय आसूचना एकक होती है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन। तो वित्तीय आसूचना एकक जो होता है किसके अधीन काम करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन। तो नोट करने वाला पॉइंट तो पहले ये है कि वित्तीय एफआईयू इंडिया जो होता है, वित्तीय आसूचना एकक जो होता है किसके अधीन कार्य करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन क्या करता है? ये कार्य करता है, ठीक, याद रहेगा। तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये क्या करता है? एफआई इंडिया ये धन शोधन निवारण 2002 के अंतर्गत अपराधों के बारे में वित्तीय आसूचना एकत्र करता है। चलिए भी इसे हम समझा रहे हैं फिर से। इसे नवंबर 2004 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। चलिए इसे समझाते हैं अब हम। आप सुनिए ध्यान से और समझिए। एफआईयू वित्तीय आसूचना एकक, ये जो विभाग है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक। वित्तीय आसूचना एकक क्या करता है? ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराधों से जुड़े हुए वित्तीय लेन देन के बारे में क्या करता है? सूचना एकत्र करता है। समझिए, ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, और ये कोई व्यक्ति है, मानिए ये कोई आतंकवादी है, और ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर भारत में किसी व्यक्ति को पैसा क्या करता है? पैसों का क्या करता है? लेन देन करता है। तो इस पैसे के लेन देन पर नियंत्रण रखने के लिए किसे बनाया गया? वित्तीय आसूचना एकक को, ठीक। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक का लेन देन करता है तो उसके लिए उसे एफआईयू इंडिया से जुड़ा सीटीआर क्या करना पड़ता है? प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा, 10 लाख से अधिक। तो ये कुल मिलाकर आतंकवाद को रोकने की प्रक्रिया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था अब आप ध्यान से देखिए, और देखिए बता सकते हैं आप। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने था, तो अब शायद आप बता लेंगे। लिखा है कि भारत की वित्तीय आसूचना एकक जो है उसके संदर्भ में क्वेश्चन, यह गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता? बिल्कुल गलत है। ये तो किसके अधीन कार्य करता? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर एफयूआई के मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट सीटीआर प्रस्तुत करना नहीं। अगर हम लोग बैंकों में 10 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को सीटीआर देना पड़ता है, ना कि 2.5 लाख के लिए। तो कितने लाख के लिए? 10 लाख के लिए। चलिए आगे चला जाए। आपके सामने 89 नंबर का जो प्रश्न आता है वो क्या है? ये है कि प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा, एथिलीन जो होता है वो फल पकाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एथिलीन को फल पकाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग एथिलीन के बारे में और ध्यान से देखेंगे, किसके बारे में? एथिलीन।
ठीक है, किसके बारे में? एथिलीन। तो जो एथिलीन होती है ये फलों को पकाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है, सहायता प्रदान करती है। और ये जो एथिलीन होती है ये एथिलीन रंगहीन होती है। एथिलीन क्या होगी? रंगहीन होगी, ज्वलनशील होगी, रंगहीन, ज्वलनशील, और जिसका जो स्वाद होगा, स्वाद वो गंध मीठा होता है। क्या होता है? गंध मीठा होता है, ठीक है। तो यह देखिए जो एथिलीन होती है ये फलों को पकाने में सहायता करती है, फलों को पकाने में सहायता करती है, और ये रंगहीन होती है, ज्वलनशील होती है। याद रखिए एथिलीन ज्वलनशील होती है। इसका स्वाद जो होता है वो गंधा मीठा होता है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। अब अगर इसे और देखें ना तो एथिलीन जो होता है वो पौधों के जड़ों और मूलरोम को बढ़ाने में भी क्या करती है? सहायता करती है। चलिए आगे देखा जाए प्रश्न क्या था, अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर। हाँ चलिए अब देखते हैं। तो अब तो समझ में आया ना, ये इसका मतलब ये था फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है किसे? एथिलीन को, ठीक, जो रंगहीन, गंधहीन, जो नहीं गंधा मीठा होता है और ज्वलनशील होता है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए रुकिए, एक प्रश्न छूट गया है, एक प्रश्न छूट गया है। चलिए हाँ 90 नंबर का प्रश्न देखें। चलिए आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। लिखा है, ये तो कॉमन प्रश्न है, आप वैसे हल कर लेंगे इसे। चलिए देखिए ध्यान से। लिखा है, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता, ठीक है। ये कथन आपके सामने दिया गया है। आगे, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सही है, कौन सा गलत है। तो आप लोग को तो इतना कॉमन सेंस होगा कि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इसे तो जो सार्वजनिक वस्तु होती है, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं रहता है। तो बिल्कुल सही है, आप लोग को ही पता होगा, इसमें लिखना कुछ नहीं। इसमें याद रखिए, आप खुद ही माइंड लगे, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार करता है ऐसा नहीं है, ठीक है। निजी कंपनियां भी क्या करती हैं? सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करती है। सार्वजनिक वस्तु मतलब कौन सा वस्तु? सार्वजनिक वस्तु, जैसे अगर हम लोग कहें ये देखिए साबुन, ये कैसा शब्द है? ये सार्वजनिक वस्तु है कि नहीं है? इसका प्रयोग केवल वही करेगा जो सरकारी कर्मचारी होगा, सब करेंगे इसका। इसका उत्पादन केवल वही करेगा जो सरकार में हो, नहीं कोई भी निजी कंपनी इसका उत्पादन कर सकती है, ठीक। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं आएगा तो बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आया। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन किए कि नहीं किए देखा जाए। 91 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? इसमें कितना था? 90 था। चलिए ये नीचे दिया गया है, इसे देखते हैं। चलिए ये दिया है, यह क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मांग जमा स्वीकार करना, धन प्रेषण सेवाएं, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना, असेवित और अल्पसेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना। भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिए,
आप लोग को हम एक तरीका बताते हैं पढ़ने के लिए। चलिए देखिए ध्यान से, भुगतान बैंक जब भी आएगा, भुगतान बैंक, इसे नोट करिएगा, ये काम देगा। ठीक, चलिए देखिए क्या है, भुगतान बैंक। याद रखिए ये भुगतान बैंक जो होते हैं सबसे पहले क्या याद रखना वो जरूरी नहीं, क्या याद नहीं रखना वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्या सही है उससे ज़्यादा जरूरी क्या है कि इसमें क्या गलत है। ठीक है, याद रखिए भुगतान बैंक जो होता है ये कभी भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। क्या जारी नहीं कर सकता? क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। याद रखिए, नहीं कर सकता। ठीक है, तो भुगतान बैंक क्या जारी नहीं कर सकता? क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये जो भुगतान बैंक होते हैं, बार बार बता रहे हैं, दोबारा आया है, ये आरबीआई द्वारा क्या होता है? ये आरबीआई द्वारा दिशा निर्देशित होता है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा क्या होता है? दिशा निर्देशित होता है। ये जो होता है मांग जमा स्वीकार कर सकता है, इससे पहले भी इसे पढ़ा चुके हैं। ये मांग जमा स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? मांग जमा स्वीकार कर सकता है। ठीक, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखेंगे इसमें और क्या है। तो ये अच्छा याद रखिए, ये ऋण देने की अनुमति, ये ऋण प्रदान नहीं कर सकता, ये ऋण नहीं दे सकता, ये ऋण देने योग्य नहीं है। तो इसमें दो याद रखिए। पहला, ये क्रेडिट कार्ड, भुगतान बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, और ये कभी ऋण नहीं देंगे। याद रखिए, कभी कर्जा नहीं देंगे, ये केवल क्या करेंगे? मांग जमा स्वीकार करेंगे, लेन देन करेंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न देखें, इम्पॉर्टेंट था और उतना ज़्यादा जरूरी हमको नहीं लगता कि लिख के बताना पड़ेगा, शायद दोबारा पढ़ा रहे हैं इसे, बस इसका थोड़ा सा देख लीजिए। ये याद रखिए, ये देखिए ध्यान से। तो पहला क्या आ गया? पहला तो जो भुगतान बैंक होते हैं ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल, ये मांग जमा स्वीकार करते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये धन प्रेषण सेवाएं दे सकते हैं, बिल्कुल, ये धन प्रेषण सेवाएं दे सकते हैं। ये नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करते हैं, बिल्कुल, ये नेट बैंकिंग से जुड़े होते हैं। ये असेवित एवं अल्पसेवित वर्ग को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराते हैं। नहीं, अभी बताए कि ना तो ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ना तो ये ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। बाकी भुगतान बैंक ये सब कुछ कर सकता है, आरबीआई द्वारा क्या होता है? दिशा निर्देशित होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कल लास्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है।